नमस्कार साथियों, एनएम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। नेक्स्ट हम एसीएफ की क्लासेस चल रही थी और एसीएफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेनिफिशियल होंगे उनकी बात अपन ने कर ली थी। और उसके अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के मैं आपको 40 क्वेश्चन करा चुका था। तो आज अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लास्ट 41 से 50 कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, उनकी और बात करेंगे। और इसके अलावा थोड़ा सा मेरा आपसे ये कहना है कि आप 11th 12th की बुक में से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं उनको जरूर थोड़ा सा देख के जाएं, जैसे फेरोसिन है, डाइबेंजीन, क्रोमियम है, कौन सा कंपाउंड इनमें से सैंडविच कंपाउंड है। इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर आप थोड़ा सा एग्जाम्स के हिसाब से देख लें। इसके बाद एक चीज और, आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक लगता है, जैसे मेरा तो अभी इसके बाद नेक्स्ट एस ब्लॉक पी ब्लॉक स्टार्ट करने का है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा कोई टॉपिक लगता है कि नहीं सर आप इसको क्वेश्चंस पहले करा दीजिए, तो आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बता दें कि इसके बाद मैं कौन से क्वेश्चंस को चालू करूं। नेक्स्ट संडे को मैं क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करूंगा जो आपके कोर्स में दे रखी है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट अपन आगे क्वेश्चंस की सीरीज में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दे रखा है, विन्यास आपको D4 दे रखा है, कॉम्प्लेक्स अष्टफलकीय संकुल दे रखा है, और आपसे वो कह रहा है कि आप CFSE फाइंड आउट करें, आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा ज्ञात करें। आपको दिया हुआ है यहां क्वेश्चन के अंदर देखने की चीज यह है, यहां मुझे लो स्पिन नहीं बल्कि कौन सा स्पिन दे रखा है, हाई स्पिन दिया हुआ है। मुझे हाई स्पिन दे रखा है, हाई स्पिन D4 विन्यास है, कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, और आपको उसकी CFSE को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस तरह के क्वेश्चंस को 2 बार लगातार, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा है और इसके अलावा नीट और पुरानी एग्जाम्स में भी एग्जामिनर पूछ चुका है। अब आप सबको मैं पहले ही बता चुका कि अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE फाइंड आउट करनी होती है तो जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो होता है -0.4 इंटू T2Z में इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू EZ में इलेक्ट्रॉन और साथ में डेल ऑक्टाहेड्रल। और क्योंकि यहां हाई स्पिन की बात कर रखी है तो हाई स्पिन के अंदर कभी पेयरिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट या पेयरिंग एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लगता, वो तो जनरली लो स्पिन में लगता है। तो देखिए जैसे ही हाई स्पिन आ जाए तो हाई स्पिन वाले फॉर्मूले में कभी पी नहीं आता, कभी पेयरिंग नहीं आती, तो ये तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। या तो ऑप्शन फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या फोर्थ होगा। ये जो एमपी होता है वो ध्यान रखें, हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में लगता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में हम पेयरिंग नहीं करते। अब हमसे कहा गया D4 हाई स्पिन। अब आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो ये 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं ये 2 एनर्जी लेवल में टूटेंगे, एक को T2G कहोगे और एक क्या कहोगे, EZ कहेंगे। अब मुझसे कहा गया मुझे D4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और हाई स्पिन रखना है। हाई स्पिन का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन रखने हैं। हाई स्पिन का मतलब यह है कि जो ये T2G और EG के बीच में जो डिफरेंस है डेल ऑक्टाहेड्रल, इसका मान कम है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से, कि इसका मान कम है, यानी T2G और EG के बीच में डिफरेंस कम है। अब आप D4 भरेंगे, D1, D2, D3 और D4। सीधी सी बात है, T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और EG में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो आप कहेंगे -0.4 T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन हुए 3 प्लस 0.6 EG में इलेक्ट्रॉन है 1 और बाद में डेल ऑक्टाहेड्रल, तो ये आपका हो गया -1.2 प्लस 0.6 और डेल ऑक्टाहेड्रल। तो सीधी सी बात नेगेटिव में आंसर आ रहा है, -0.6 डेल ऑक्टाहेड्रल, और ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा फर्स्ट। ध्यान रखें अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो D1, D2, D3 और D4 भरते, उस समय T2G में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाती, तो -0.4 को 4 से गुना कर किया जाता और साथ में पेयरिंग 1 हो रही है तो फिर +P लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं, सिस्प्लेटी। आप सबको पता है कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर सिस्प्लेटिन नाम का संकुल यौगिक
काम में लिया जाता है। और कई बार तो इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा, सिस्प्लेटिन क्या काम आता है। 4 ऑप्शन होते हैं, लिखा होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में एक प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स काम आता है, जिसे आप सब जानते हैं। ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, जिसके साथ 2 तो एमीन जुड़े हुए हैं और 2 Cl जुड़े होते हैं। अब आप सबको पता है इसमें 2 अलग अलग तरह के लिगेंड्स हैं, एक एमीन है, एक क्लोरो है। तो नाम जब बोलोगे तो अंग्रेजी वर्णमाला काम में लेंगे। एमीन पहले आता है तो डाई एमीन, फिर बोला जाएगा डाई क्लोरो। प्लेटिनम सेकंड नाम का कॉम्प्लेक्स है। यहां प्लेटिनम पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। एमीन के कारण चार्ज 0 रहता है, क्योंकि आपको पता है एमीन उदासीन है। Cl पर -1, 2 Cl पर -2 हुआ, तो इस केस में प्लेटिनम पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +2 आएगा। और प्लेटिनम +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 2 और 2 कितना हुआ है, हो गया 4। एमीन भी एक दंती है और क्लोरो भी कैसा है, एक दंती है। अब आप सबको पता है इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये ज्यामितीय समवेता दर्शाते हैं प्लेटिनम के साथ। मुझे पता है जो प्लेटिनम +2 के कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो संकरण कौन सा मिलेगा, प्लेटिनम +2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो इनके अंदर संकरण DsP2 मिलेगा, क्योंकि जो 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और चाहे वीक लिगैंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो, और उसके कारण इसके अंदर जो संकरण निकलेगा वो DsP2 निकलेगा। अब आप सबको दिख रहा है 2 तो एमीन जोड़ने हैं और 2 Cl जोड़ने हैं। ये वाली फॉर्म सिस फॉर्म है और इसी को ही सिस्प्लेटिन कहा जाता है। अब आप सबको पता है आप इसकी ट्रांसफॉर्म भी बना सकते हो। एमीन को इधर ले आओ, क्लोरो को इधर ले आओ, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और सीधी सी बात है, जो सिस्प्लेटिन है उसमें कौन कौन से लिगैंड्स हैं, एक तो एमीन है और एक कौन सा लिगैंड है, क्लोरो। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, कि जो कैंसर के ट्रीटमेंट में सिस्प्लेटिन नाम की औषधि काम आती है, जिसका यूपीएससी नेम डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकंड है। और इसमें प्लेटिनम में 2 तरह के यहां पर कॉम्प्लेक्स जुड़े रहते हैं, या 2 तरह के इसमें लिगैंड काम आते हैं, एक एमीन काम आता है और एक कौन सा काम आता है, क्लोरो। इस तरह का क्वेश्चन भी बनने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इस साल फर्स्ट ग्रेड में आया था। आपसे कहा गया निम्न में से वो कौन है जिसके चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.84 आता है, और आपको कंडीशंस दे दी, D4 भरना है प्रबल लिगैंड क्षेत्र की उपस्थिति में, D4 भरना है दुर्बल लिगैंड क्षेत्र की उपस्थिति में, D3 लिखना है प्रबल व दुर्बल लिगैंड की उपस्थिति में, और D5 लिखना है प्रबल लिगैंड क्षेत्र की उपस्थिति में। देखें यहां आपसे वो कह रहा है कि जो चुंबकीय आघूर्ण है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान, कहने का मतलब म्यू का जो मान है वो 2.84 है, 2.84 बोर मैग्नेटो। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू बराबर √n+2, और यूनिट आप सबको पता है बोर मैग्नेटोन। ये कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो धातु आयन है उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 2.84 है। अब ये 2.84 तभी आ सकता है जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो क्यों, क्योंकि 2 और 2+2, तो आपको पता है ये √8 है, और √8 का ही जो मान होता है वो 2.84 है। तो इसका मतलब मुझे ऐसा क्षेत्र देखना है जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, 2 हो। अब पहला ऑप्शन कहा, जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की ही बात होती है ये, तो हम कहें T2G और ये है EG, क्योंकि जो हमारा D एनर्जी लेवल है, जो D ऑर्बिटल है वो 2 एनर्जी लेवल में टूटेगा, एक T2G और एक क्या EG। पहला ऑप्शन है D4 भरने हैं, लेकिन आप सबको पता है यहां लिगैंड कैसा दे रखा है, प्रबल। अगर प्रबल लिगैंड होगा तो T2G और EG के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, कहने का मतलब डेल ऑक्टाहेड्रल का मान ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा, युग्मन ऊर्जा से डेल ऑक्टाहेड्रल का मान ज्यादा होगा। जब भी डेल ऑक्टाहेड्रल का मान ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसके बजाय इलेक्ट्रॉन पेयर होने लग जाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, निम्न चक्रण संकुल बनते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि यहां मुझसे कह रहा है प्रबल लिगैंड है
तो प्रबल लिगैंड में डेल ऑक्टाडल का मान ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो डेल ऑक्टाडल है इसकी निर्भरता इस बात पर निर्भर करती है कि T2G और EG के बीच में जो डिफरेंस है डेल ऑक्टाडल, इसका मान इस बात पर निर्भर करता है लिगैंड की नेचर कैसी है, प्रबल लिगैंड है या दुर्बल लिगैंड। अगर प्रबल लिगैंड है तो डेल ऑक्टाडल का मान ज्यादा होगा, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा, और इस स्थिति में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो आप कैसे बनोगे, D1, D2, D3 और D4, और D4 हो और प्रबल लिगैंड हो तो इस समय आपको दिख रहा होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही मुझे चाहिए, तो मेरे पास चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा, 2.84। सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि अगर दुर्बल लिगैंड होता तो कैसे भरता, D1, D2, D3, D4। D3 में तो आपको पता है चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल लिगैंड हो, D1, D2, D3 ही भरा जाएगा। अगर प्रबल लिगैंड होता D5 भरता तो एक और इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता, तब तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही होती, और मुझे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी चाहिए, 2 चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कहा गया कोबाल्ट का एक जटिल यौगिक है, उसमें 5 तो अमोनिया के अणु जुड़े हुए हैं, एक नाइट्रो समूह है और साथ में 2 क्लोरीन परमाणु। वो कहता है कि कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है, जिसके साथ अगर मैं बात करूं, कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स जिसके साथ अगर मैं बात करूं तो वो कहता है 5 तो अमोनिया के अणु है, एक क्या है नाइट्रो है, और 2 उसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, क्लोरीन समूह जुड़े हुए हैं, यानी कि उसके साथ Cl2 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। 1 मोल जलीय विलयन में जब इसको डालते हैं तो ये मुझे 3 आयन देता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस जटिल को AgNO3 की अधिकता में क्रिया कराने पर ये मुझे 2 मोल AgCl देता है। तो वही बात आ गई कि मुझे जो आयनन क्षेत्र है उसके अंदर मुझे 2 क्लोराइड बाहर रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो कितने मोल AgCl देता है, 2 मोल। देखें कोबाल्ट आपको दिख रहा होगा, यहां कोबाल्ट के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, अमोनिया के कारण तो 0, नाइट्रो के कारण -1, 2 क्लोराइड के कारण -2, तो यहां कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, और कोबाल्ट +3 जो है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। तो आप क्या करोगे, कोबाल्ट 5 तो एमीन अंदर ले लोगे, एक नाइट्रो अंदर ले लोगे, क्योंकि आयनन क्षेत्र में मुझे 2 क्लोराइड रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो मुझसे ये कह रहा है कि इसके 1 मोल में जब मैं AgNO3 डालता हूं तो मुझे कितने मोल AgCl के मिलते हैं, 2 मोल। तो ये बात तो सही है। साथ ही साथ ये कह रहा है कि जब आप इसको पानी में डालते हैं तो इस केस में आपको 3 तरह के आयन मिलेंगे। आपको 3 तरह के आयन मिलेंगे, 2 तो सरल आयन होगा और एक क्या होगा, जटिल आयन होगा। तो इसने यही कहा है कि कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है, 5 अमोनिया के अणु, एक नाइट्रो समूह, 2 क्लोरीन परमाणु है। इसके 1 मोल को जब पानी में घोलते हैं तो मुझे टोटल 3 आयन मिलते हैं। जटिल को AgNO3 की अधिकता के साथ क्रिया कराने पर मुझे 2 मोल क्लोराइड आयन मिलते हैं। इसका मतलब आयन क्षेत्र में 2 है, एक ये हो गया, तो टोटल कुल कितने आयन हो गए, 3। अब देखें, फर्स्ट तो हो नहीं सकता, सेकंड हो नहीं सकता, तो सीधी सी बात है थर्ड होगा, फोर्थ हो नहीं सकता। देखिए वैसे भी आप लगा सकते हो, इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम AgNO3 में डालेंगे तो ये तो 1 ही मोल AgCl देगा, ये भी 1 मोल देगा, ये भी 1 मोल देगा, क्योंकि हमें पता है ये वाला क्षेत्र तो समन्वयी क्षेत्र है, ये तो आयनित होता ही नहीं है। तो इससे तो क्लोराइड मिलने से रहा, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी 1 ही मिलेगा, इससे भी 1 ही मिलेगा, इससे भी 1 ही मिलेगा, तो मुझे तो 2 क्लोराइड चाहिए, तभी तो मुझे 2 मोल AgCl मिलेंगे। तो आंसर थर्ड ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेंस में अभी आया था हाल में कि मुझसे कॉम्प्लेक्स का यूपीएससी नेम पूछा गया, कॉम्प्लेक्स का यूपीएससी नेम दे दिया गया और मुझसे पूछा गया कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। शब्द को पकड़े, डाइब्रोमाइडो, डाइब्रोमाइडो इसका मतलब ब्रोमीन कितने हैं, 2, डाइब्रोमाइडो, बिस एथिलीन डाइएमीन, बिस एथिलीन डाइएमीन, क्रोमियम थर्ड। क्या कह रहा है, क्रोमियम थर्ड, और बाहर क्या है, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड क्या कह रहा है, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो हमें पता है कि जो ब्रोमाइडो जब भी हैलोजेंस के अंदर ब्रोमो, ब्रोमाइडो ऐसे शब्द लिखे हो तो इसका मतलब ये लिगैंड का काम करेगा। तो पता चल रहा है डाइब्रोमाइडो, इसका मतलब ब्रोमीन 2 होंगे जो लिगैंड का काम करेंगे। ऐसा ऑप्शन फर्स्ट में है, ये हो नहीं सकता।
क्योंकि यहां तो एक भी लिगेंड नहीं है ब्रोमाइडो, ये फोर्थ भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां तो 4 ब्रोमाइडो जुड़े हैं। मुझसे कह रहा है डाई ब्रोमाइडो, यानी 2 तो ब्रोमीन लिगेंड है। बिस एथिलीन डाइयामीन, एथिलीन डाइयामीन भी कितने हैं? 2। तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर थर्ड है। अब आप इसका नाम देख लो, डाई ब्रोमाइडो, चाहे आप डाई ब्रोमो बोल सकते हो। बिस एथिलीन डाइयामीन, बिस एथिलीन डाइयामीन, क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड आएगा। क्यों आएगा? एथिलीन डाइयामीन उदासीन है, 2 ब्रोमीन के कारण -2, इस ब्रोमीन के कारण -1, तो टोटल मिलाकर -3, तो क्रोमियम पर +3। और ये वाला ब्रोमो नहीं बोल के ब्रोमाइड बोला जाएगा क्योंकि ये लिगेंड का काम नहीं कर रहा, ये सरल आयन का काम कर रहा है। और ये वाला जो ब्रोमीन है ये लिगेंड का काम कर रहा है, इसीलिए आपने इसको ब्रोमो या ब्रोमाइडो कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी ध्यान रखें, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर कई बार आ रहा है। आपसे वो पूछ रहा है कि आपको इनके लिगेंड का ऑर्डर बताना है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार प्रबल लिगेंड कौन से हैं और दुर्बल लिगेंड कौन से हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन जिनमें दाता है वो प्रबल लिगेंड है और नाइट्रोजन वाले उनसे वीक लिगेंड है। ऑक्सीजन वाले और वीक लिगेंड है, हेलोजन और वीक लिगेंड है, क्योंकि लिगेंड का काम है लॉन पेयर देना। हेलोजन्स की विद्युत ऋणता ज्यादा है, लॉन पेयर देगा ही नहीं, बांधे रखेगा। कार्बन की विद्युत ऋणता कम है, इसीलिए उसके अंदर लॉन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। यहां स्पष्ट दिख रहा है थर्ड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो डोनर नाइट्रोजन है। मेरे को ऑप्शन दे रखा है, एक तो कार्बोनिल, एक एमीन, एक एथिलीन डाइएमीन और एक दे रखा है साइनो। अब आप सबको पता है जिनके अंदर डोनर कार्बन होते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो या तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कार्बोनिल होगा या साइनो होगा। तो फर्स्ट ये फर्स्ट भी गलत हो गया और ये भी फोर्थ भी गलत हो गया। देखिए आपको एक बार अगर सीरीज भी याद नहीं है तो वैसे भी आइडिया लग जाता है कि साइनो आपको पता है एम्बिडेंट लिगेंड है। जब एनसीईआरटी सी को पहले लिखती है तो इसका मतलब कार्बन डोनर है, कार्बोनिल में भी कार्बन डोनर है। तो सीधी सी बात यह है कि इसमें भी कार्बोनिल में भी कार्बन डोनर है, साइनो में भी सी डोनर है, एथिलीन डाइएमीन में नाइट्रोजन डोनर है, एमीन में नाइट्रोजन डोनर है। मैंने कहा जिनमें डोनर कार्बन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इन सब के अंदर अगर हम देखें तो सबसे जो वीक लिगेंड है वो है एमीन। एमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है साइनो, और इन सब में सबसे लिगेंड जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन सा है? कार्बोनिल है। इसीलिए आंसर क्या जाएगा? सेकंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि कौन ज्यामिति समावेता दिखाएगा। तो देखिए बार बार एग्जामिनर, क्योंकि एनसीईआरटी में यही वाला एग्जाम्पल दे रखा है तो एग्जामिनर इसी को ही ज्यादा पूछ रहा है। एम A2 AA2 प्लस माइनस, इस वाले कॉम्प्लेक्स को सबसे ज्यादा ये पूछ रहा है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको दिख रहा है, ज्यामिति समावेता दिखाएगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर थर्ड है, देखिए ध्यान से, कोबाल्ट। A2 का मतलब दोनों एक दंती लिगेंड है, AA2 का मतलब द्विदंती लिगेंड है। देख ले कोबाल्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां 6 है। ये एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, एक एमीन ये रहा, एक एमीन ये रहा। दिख रहा होगा, ट्रांसफॉर्म बना ले। सिस बनाने के लिए इस एथिलीन डाइएमीन को इधर ले आए, एमीन को इधर ले आए। विल्किंसन कैटलिस्ट के अंदर आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, बार बार आरपीएससी का पसंदीदा क्वेश्चन है विल्किंसन कैटलिस्ट, पूछा जाता है बार बार। विल्किंसन कैटलिस्ट के अंदर केंद्रीय धातु आयन का संकरण बताना है और आपको यह बताना है कि उसकी आकृति कैसी है। अब विल्किंसन कैटलिस्ट में आपको बता चुका, इसके अंदर जो मेटल होती है वो रोडियम, लिगेंड होता है क्लोरो, और साथ में मैं आपको बता चुका ट्राइफेनिल फास्फीन, इनकी संख्या 3 होती है। आपको पता है फास्फीन आप जानते हैं PS3 है, हाइड्रोजन को हटा दो, 3 फेनिल जोड़ दो, नाम हो गया
ट्राइफेनिल फास्फीन, इसकी संख्या 3 है तो बोलोगे ट्रिस ट्राइफेनिल फास्फीन। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में क्लोरो पहले आता है, क्लोरो ट्रिस ट्राइफेनिल फास्फीन, रोडियम फर्स्ट, ये इसका यूपीएससी नेम है। वापिस समझ ले, रोडियम मेटल है, क्लोरो लिगेंड है, ट्रिस ट्राइफेनिल फास्फीन में ये फास्फोरस वाला पार्ट लिगेंड है, फास्फोरस इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ट्रिस ट्राइफेनिल फास्फीन, ये ट्राइफेनिल फास्फीन था, उसकी संख्या 3 है तो ट्रिस ट्राइफेनिल फास्फीन, क्लोरो रोडियम, इंग्लिश अल्फाबेट में क्लोरो पहले आएगा, क्लोरो ट्रिस ट्राइफेनिल फास्फीन रोडियम। फर्स्ट क्यों आएगा? क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स उदासीन है, Cl के कारण -1 तो रोडियम पर +1 आएगा, तभी ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? उदासीन। यहां आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3 और 1 4, तो यहां जो रोडियम फर्स्ट है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आते ही दिमाग में दो बातें आ गई, या तो संकरण sp3 होगा या संकरण कौन सा होगा? dsp2 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 तो वैसे ही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि सीधी सी बात है यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो संकरण sp3 होगा या dsp2 होगा, तो आंसर या तो फर्स्ट होगा या आंसर सेकंड होगा। एक बार देख लेते हैं। और बता चुका, ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है इसका उपयोग हाइड्रोजनीकरण में होता है, एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में इसका उपयोग होता है। एग्जामिनर कई बार पूछ चुका विल्किंसन कैटलिस्ट का उपयोग क्या होता है, तो आप कहेंगे विल्किंसन कैटलिस्ट का उपयोग एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में उपयोगी है, एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में उपयोगी है। एक बार देख लेते हैं कैसे आया। देखें, रोडियम, रोडियम आता है कोबाल्ट के नीचे, कौन रहेगा? इराक। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है वो आप सबको पता है 27 और रोडियम का एटॉमिक नंबर 45। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2। ये एक्सेप्शन है रोडियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d7 की जगह 4d8 5s1। कहने का मतलब 4d8 5s1, क्योंकि विल्किंसन कैटलिस्ट के अंदर हम देखें तो रोडियम +1 है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 4d8 है। अब आप सबको पता होगा कि जो 3d सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनमें तो इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन 4d और 5d सीरीज की जो मेटल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हर हाल में होता है, चाहे उसके साथ वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। तो रोडियम के अंदर हर हाल में इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8। अब मुझे पता है यहां रोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया था, उसको 4 खाली कक्षक उपलब्ध कराने हैं, तो वो कौन कौन से खाली कक्षक उपलब्ध कराएगा? एक तो D, एक S और 2 P। तो सीधी सी बात है जो इसके अंदर संकरण होगा वो कौन सा होगा? dsp2 होगा। और dsp2 होगा तो इसकी जो ज्यामिति होगी, आकृति होगी, वो कैसी होगी? वर्गाकार समतलीय होगी। तो ध्यान रखें, विल्किंसन उत्प्रेरक के बारे में 4 बातें याद रखें। सबसे पहली बात, विल्किंसन उत्प्रेरक के अंदर 4 बातें याद रखें। नंबर 1, इसका यूपीएससी नेम क्या है? क्लोरो ट्रिस ट्राइफेनिल रोडियम फर्स्ट। यहां पर रोडियम पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। दूसरा, इसका उपयोग क्या है? तो आप कहोगे हाइड्रोजनीकरण में काम आता है। तीसरी चीज, इसमें संकरण कौन सा है? dsp2 है। चौथी चीज, इसकी आकृति कैसी है? तो आप कहोगे वर्गाकार समतलीय या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन आपसे परमैंगनेट आयन पूछा गया, MnO4-, MnO4-, मैंगनीज O-, इस तरीके से। MnO4- में अगर हम देखें तो इस यहां पर जो मैंगनीज है इस पर ऑक्सीडेशन नंबर +7, x-8 बराबर -1, तो x बराबर +7। मैंगनीज यहां पर +7 है और +7 के अंदर आप सबको पता है कौन सा विन्यास होता है? D0। अब यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, 4 जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि इसका आप आईयूपीएसी नेम बोलेंगे। तो क्योंकि इसके साथ आपको पता है ऑक्साइड को ऑक्सो बोला जाएगा, तो आप कहोगे टेट्राऑक्सो मैग्नेट, टेट्राऑक्सो मैग्नेट +7, जो भी दिख रहा है टेट्राऑक्सो मैग्नेट +7 आयन, इसका यूपीएसी नेम टेट्राऑक्सो
मैग्नेट +7 आयन, इसका यूपीएससी नेम होगा। अब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है तो एक बात ध्यान रखना है, अगर धातु आयन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी ये वाली कंडीशन है Mn+7 25, तो आपको पता है इसका विन्यास है 3d0, ये 4s और ये 4p। एक्चुअल में अगर मान लीजिए धातु आयन में आपको d0 विन्यास दिख रहा है, ऐसे दो केसों में आपको दिखेगा, एक तो MnO4- और एक डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2। इसके अंदर मैंगनीज +7 है और इसमें क्रोमियम +6। जिनके अंदर d0 विन्यास दिखे, आप d0 विन्यास और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको 4 दिखे, तो ध्यान रखें इनके अंदर एक विशेष प्रकार का संकरण होता है जिसे कहते हैं D3S। इनके अंदर जो संकरण है वो D3S है और इनकी जो आकृति है, चाहे sp3 हो चाहे D3S हो, दोनों की ही आकृति चतुष्फल की होती है। तो फर्स्ट और सेकंड तो गलत हो गया, चतुष्फल की होगा। और आपको दिख रहा है d0 विन्यास है, तो अनुचुंबकीय होने का तो सवाल ही नहीं, प्रतिचुंबकीय होगा। तो आपको जो परमैंगनेट आयन है इसके बारे में ध्यान रखना है। यहां पर मैंगनीज में ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, d0 विन्यास है, यहां पर ये प्रतिचुंबकीय का काम करेगा क्योंकि d0 विन्यास है। और जो हमारा परमैंगनेट आयन है और डाइक्रोमेट आयन है, इनके अंदर जो संकरण है वो विशेष प्रकार का D3S संकरण होता है और उसकी जो आकृति होती है, इनकी आकृति चतुष्फल की होती है। एक आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया और आपसे पूछ रहा है जो मेटल ई है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताए और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बताए। अब आप सबको पता है जो एथिलीन डाइअमीन है वो बाइडेंटेड लिगैंड होता है, यानी एक एथिलीन डाइअमीन दो उपसहसंयोजक बंध बनाता है। ये एथिलीन डाइअमीन, एक एथिलीन डाइअमीन धातु आयन के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। तो यहां दो एथिलीन डाइअमीन है तो इसके कारण तो बन गए टोटल 4। अब आपको दे रखा है ऑक्सिलेटो आयन। ऑक्सिलेटो आयन आप सबको पता है ये है C2O4-2, C2O4-2 ऑक्सिलेटो आयन। और ये भी आप सबको पता है सममित द्विदंती लिगैंड है, ये भी द्विदंती लिगैंड है। तो इसके अंदर द्विदंती लिगैंड 1, 2 और 3 द्विदंती लिगैंड हो गए और एक द्विदंती लिगैंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 3 मिलाकर कितने बना देंगे? 6। इसीलिए यहां पर जो ई तत्व है उसकी समन्वयी संख्या 6 होगी। वापिस सुन लें, समन्वयी संख्या का मतलब क्या होता है? जो आपका समन्वयी क्षेत्र है उसमें धातु आयन और लिगैंड के बीच में जितने मिलाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, जितने मिलाकर उपसहसंयोजक बंध बनते हैं, वही धातु की समन्वयी संख्या कहलाती है। तो ये समन्वयी क्षेत्र है। एक एथिलीन डाइअमीन 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तो 2 कितने बनाएंगे? 4। ऑक्सिलेटो 2 बनाता ही है, तो सीधी सी बात है इस समय जो मेटल ई होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो ऑप्शन सेकंड गलत हो गया, ऑप्शन थर्ड गलत हो गया, फर्स्ट और थर्ड रह गया। अब मुझसे पूछा जा रहा है इस पर ऑक्सीडेशन नंबर भी देखें, तो दिख रहा होगा एथिलीन डाइअमीन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो एथिलीन डाइअमीन के कारण तो ऑक्सीकरण अंक 0 आता है। ऑक्सिलेटो, एक ऑक्सिलेटो पर आपको पता है चार्ज कितना होता है? -2 होता है। नाइट्रो पर भी कितना होता है? -1 होता है। नाइट्रो या नाइट्राइट पर भी -1 होता है। अब सीधी सी बात है ये कॉम्प्लेक्स उदासीन है, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा मेटल पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज -3 है तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज +3 होगा, तो इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा? 4 होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन एक बार फिर भी आपसे मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूं। एक बार तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फेरोसिन है, डाइबेंजीन क्रोमियम है, जाइसे सॉल्ट है, थोड़ा सा इनको देख लें। और एक धातु कार्बोनिल्स के अंदर जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनको थोड़ा सा आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर मैं परसों जब क्लास डालूंगा तो एस ब्लॉक या पी ब्लॉक की क्लास डालूंगा, और जो भी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ये टॉपिक्स पहले ले लें, जैसे अगले संडे को मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट संडे को मैं आपका क्रोमेटोग्राफी वाला टॉपिक लूंगा, जो भी क्रोमेटोग्राफी में आपको दे रखा है और उस पर कैसे आरएफ वैल्यू वगैरह पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं डिस्कस करूंगा। और फिर भी आपको लगता है कि सर ये टॉपिक्स आप पहले लें,
तो आप लिख के दे दें, जो भी नीचे अपने है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो भी बॉक्स होता है कमेंट्स बॉक्स में लिख के दे दें। थैंक यू आज के लिए, थैंक यू। और थोड़ा सा वापस मेरा आपसे एक ही कहना है कि अगर आपको चैनल्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।